दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। हाल ही में थोड़ा गैप हो गया मेरे लास्ट वीडियो और इस वीडियो में। थोड़ा बिजी था, थोड़ा लेजी भी था, तो इस चक्कर में गैप हो गया। बट आई एम बैक एंड आई वांट टू शेयर टुडे अबाउट अ बुक दैट आई रेड। मैंने हाल ही में एक किताब पढ़ी। अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देखा हुआ है तो आपको पता है कि मेरा इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी में भी है। मैं स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन अ, बहुत ड्रामेटिक स्पिरिचुअलिटी में नहीं। मतलब जब आप स्पिरिचुअलिटी सुनते हो तो लगता है तंत्र मंत्र और सुपरस्टिशन, और ये पूजा में ये सामग्री दो तो ही अच्छा होगा, तपस्या ऐसे ही करो तो ठीक रहेगा। तो ये सब ना मुझे बड़ा जकड़ता है। जब जब मैं सुनता हूँ कोई पंडित या कोई सो कॉल्ड एक्सपर्ट जो कहते हैं कि ये चीज़ें ऐसे ही करनी चाहिए, दूसरी तरह से नहीं कर सकते, और अगर उनसे पूछो कि भाई क्यों नहीं करनी चाहिए, तो जवाब ये है कि लोग कहते हैं। उससे आगे कुछ कन्विंसिंग सा जवाब नहीं मिलता। बट फाइनली, आई हैव नाउ कम अक्रॉस अ बुक ऑफ अ ग्रेट पर्सन जिनकी ब्रांड ऑफ स्पिरिचुअलिटी मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं रिलेट कर पाया। और दोस्तों, वो कोई और नहीं पर स्वामी विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद बहुत ही जाने माने साधु रहे हैं। सबसे ज़्यादा फेमस है उनकी स्पीच जो 1893 में उन्होंने शिकागो में दी थी, इन पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस में। शिकागो में एक पार्लियामेंट हुआ था जहाँ पे बहुत सारे जाने माने साधु अलग अलग रिलीजियंस को रिप्रेजेंट करने के लिए गए थे। और सबसे ज़्यादा हिस्टोरिक और फेमस जो लेक्चर था वो स्वामी विवेकानंद का ही था, जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता है। लेकिन इनकी जो जीवनी है जो मैंने पढ़ी, जो चतुर्वेदी बद्रीनाथ करके लेखक हैं उन्होंने लिखी है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव जीवनी है। काफ़ी कुछ जानने को मिलता है कि स्वामी विवेकानंद की ज़िंदगी कैसी थी, कैसे वो बड़े हुए, कैसे वो इतने महान साधु बने। तो छोटी सी समरी दूंगा इस वीडियो के थ्रू। जितना मुझे समझ में आया, उनका अप्रोच टू स्पिरिचुअलिटी वाज वेरी प्रैक्टिकल, व्हिच इज व्हाट आई रियली लव्ड थ्रू दिस बुक। कि कोई ऐसे तंत्र मंत्र मम्बो जम्बो ये सब में बिल्कुल ही वो नहीं थे, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखते थे, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। इसीलिए जो भी मुझे मिला इस किताब से, आई थिंक आई कैन इम्प्लीमेंट इट, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल कम है और प्रैक्टिकल ज्यादा है। दूसरी चीज ये थी कि ही हैड अ क्वेश्चनिंग माइंड। अभी आप लोगों को पता होगा कि स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे वो थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस बहुत ही, मतलब मंझे हुए महापुरुष थे। इनफैक्ट बंगाल में लोग उनको अभी भी पूजते हैं, उनकी फोटो लगी रहती है लोगों के घरों में। तो वो बहुत ही पावरफुल साधु थे, इसीलिए उन्होंने विवेकानंद जी को इतना इन्फ्लुएंस किया। और विवेकानंद ने उनसे बहुत कुछ सीखा, साधना सीखी। एक कहानी, एक इंस्टेंस भी है कि उन्होंने, रामकृष्ण परमहंस ने अपने पैर की जो उंगली है उनसे उससे रामकृष्ण ने विवेकानंद की छाती को टच किया था, एंड विवेकानंद को पूरा ब्रह्मांड दिख गया था, एंड ही वेंट इनटू अ स्पिरिचुअल ट्रांस, जो जिसका उल्लेख इस किताब में भी है। सो इट्स अ वेरी रिलायबल स्टोरी। But the point that I'm making is, although Vivekanand was so hugely influenced by Ramakrishna Paramhans, लेकिन उन्होंने अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू बनाया। जब हम किताब में आगे बढ़ते हैं तब मुझे हमें ये भी दिखता है कि और भी शिष्य थे रामकृष्ण परमहंस के। वो विवेकानंद को ये कहते थे कि अच्छा तुम ये क्यों सोच रहे हो, ये तो गुरुजी ने नहीं बोला था। गुरुजी तो बोल रहे हैं कि बस अपना ध्यान करो और कुछ मत करो। हालांकि विवेकानंद का अप्रोच था कि सिर्फ अपना ध्यान करके मैं कितना ही कुछ पालूंगा जब मेरे शहर के, मेरे देश के लोग भूखे मर रहे हैं। तो ही वेंट आउट टू कंट्रीब्यूट, एंड दैट वाज काइंड ऑफ नॉट व्हाट रामकृष्ण सेड। ही हैड सेड के भाई
अपना ध्यान लगाओ, अपने अपने आप को स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करो. So he didn't get limited by his teachings from his biggest guru. He went beyond it. He formed his own opinions, own views. So he had a questioning mind. The other thing is, लोगों को वो 1893 की स्पीच याद है, लेकिन हाउ वाज ही सो इफेक्टिव? उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या किया कि वो ऐसे लोगों को हिला पाए? पीपल गॉट सो इम्प्रेस्ड बाय दैट स्पीच. कहानी ये है कि ही केम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली. ही गॉट गुड एजुकेशन. देन ही गॉट इन टच विद रामकृष्ण परमहंस. उसके साथ साथ स्वामी विवेकानंद ने लगभग 3 से 4 साल पूरे देश का भ्रमण किया था. पूरे देश को, भारत को जाना था. एंड मोस्ट ऑफ दिस भ्रमण वाज ऑन फुट. पैरों पे चल के गए थे. लोगों को इतने पास से जाना था. इंडियंस जो 1893, 90, 80 में जो हमारे देश की हालत थी, हमारे नागरिक किस चैलेंजेस से जूझ रहे थे, इसको बहुत क्लोजली उन्होंने देखा था. तो ये कोई कॉन्सेप्चुअल लेक्चर नहीं था. इट काइंड ऑफ बिकेम अ पार्ट ऑफ हिज पर्सनैलिटी. वो जो 4 साल का उन्होंने भ्रमण किया ना, उससे वो बने स्वामी विवेकानंद. तो आज भी इनफैक्ट मैं एक कोट पढ़ रहा था विच आई कैन रिलेट टू, कि अगर आप में दम्भ है ना, अगर आप में ईगो है, सबसे आसान तरीका उस ईगो को तोड़ने का कि आप ट्रैवल करो. आप ट्रैवल करो तो आपको समझ में आएगा कि आप कितना कम जानते हो और लोगों को आपकी पड़ी नहीं है. ये दो चीजें समझ में आएंगी कि लोगों को आपकी पड़ी नहीं है, और दूसरा कि आप कितना कम जानते हो. So, Swami Vivekananda became such a great man because he embarked on this long, deep-rooted journey to understand India, which took him 4 years. And then he went to the Parliament of Religions. He created funds through donation and all of that. इसके अलावा तो इनकी लर्निंग सिर्फ एक्सपीरियंस बेस्ड ही नहीं थी. स्वामी विवेकानंद स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम रीडिंग. ही हैड फैंटास्टिक कमांड ओवर इंग्लिश. और यही जो चीज थी, इस चीज ने हिंदू साधुओं का जो परसेप्शन था वेस्टर्न वर्ल्ड में, इसको पूरी तरह बदल दिया. क्योंकि अमेरिका में, यूके में लोगों को लगता था अच्छा हिंदू साधु तो वो होते हैं बेयर चेस्टेड धोती में होते हैं और वो हिंदी में बात करेंगे या फिर किसी लोकल लैंग्वेज में बात करेंगे. बट उनकी इंग्लिश तो इतनी अच्छी थी कि अच्छे अच्छे अंग्रेजों को उन्होंने पीछे छोड़ दिया था. दैट वाज द डेप्थ एंड द कमांड दैट ही हैड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज, व्हिच वाज लाइक फैंटास्टिक. दूसरी चीज ये है कि व्हेन आई सेड ही हैड अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच टू स्पिरिचुअलिटी. अब देखिए वो शिकागो में जो गए ना, he did not have his own money. Somebody contributed. उनके पास क्या था? उनके पास स्पिरिचुअलिटी देने के लिए था. उनके पास अपना ज्ञान था देने के लिए. तो वो ज्ञान वो बांटते रहते थे. एंड देन जो उनके शिष्य बने, उनमें से कुछ लोग थे जिनके पास बहुत पैसे थे, कुछ राजा थे उस टाइम के. तो सम ऑफ देम फंडेड हिज ट्रिप टू शिकागो, टू द यूएस. अब वो जब वहां भी पहुंचे तो धीरे धीरे उनके पैसे खत्म होने लगे. लेकिन फिर उन्होंने लेक्चर्स दिए. लेक्चर्स से लोग प्रभावित हुए और वो लोग फिर उनको अपने घर में रखने लगे. तो आप सोचिए, आप किसी के घर जाते हैं, आप एक भिक्षु हैं, ठीक है, और वो आपको कुछ भी खाना देते हैं खाने के लिए. क्या आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे ये पसंद नहीं है, मैं ये नहीं खाता, मैं वो खाऊंगा? नहीं करोगे ना आप. तो वहां पे अमेरिका में लोग क्या खाते हैं? मीट खाते हैं. उनके कल्चर में है. तो उनको मीट ऑफर किया गया तो उन्होंने मीट खाया. उनको जो भी ऑफर किया गया, क्योंकि वो एक भिक्षु की जिंदगी जी रहे थे. उनके ये सब ब्लिंकर्स नहीं थे, रोक टोक नहीं था कि भाई मैं यही खाऊंगा और मैं ये नहीं खाऊंगा, क्योंकि ही वॉज वेरी क्लियर ऑन हिज गोल. उनका गोल क्या था? उनका गोल था कि मुझे भारत के बारे में और हिंदू रिलीजन के बारे में लोगों को सच्चाई बतानी है. ठीक है. और वो उनका प्रोजेक्ट था, और उसमें अगर कुछ लोग उनकी सहायता कर रहे थे, ही वॉज मोर देन ग्रेटफुल टू देम रादर देन बीइंग पिकी कि मैं नहीं 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 मैं आपके घर आ तो गया हूं लेकिन मैं ये खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, मेकिंग लाइफ डिफिकल्ट फॉर देम. सो ही डिड नॉट मेक लाइफ डिफिकल्ट फॉर देम. ही हैड एन एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल अप्रोच टू टू स्पिरिचुअलिटी एंड व्हाट ही वाज अप टू. इस चीज को लेके बाय द वे बहुत क्रिटिसिज्म हुई थी. आज हमें पता है स्वामी विवेकानंद इज अ ग्रेट पर्सन. 150 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं, 130 साल हो गए उस शिकागो की फेमस स्पीच को. 130 साल बाद हमें लगता है कि वो बहुत ग्रेट थे, लेकिन जब वो ये कर रहे थे, ही फेस्ड अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म. क्योंकि तब तक क्या था, तब इंडिया की जो हालत थी ना, देयर वाज अ वेरी बिग रिलीजियस स्ट्रॉन्ग होल्ड. जो ये पुजारी होते थे, सो कॉल्ड ब्राह्मण होते थे, उनके पास इतना पावर था कि सब डरते थे उनसे. और गरीब लोग थे ज्यादातर, एजुकेटेड भी नहीं थे, तो उनको डरा धमका के एक्सप्लॉइट किया जाता था. तो अब क्या हुआ? अब क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने जाके एक न्यू ब्रांड ऑफ हिंदुइज्म
को प्रमोट किया, दिखाया, और उससे क्या हो रहा था, ये जो लोकल पुजारी वुजारी थे इंडिया में, इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड कम हो रहा था। लोगों को एक्चुअल हिंदुइज्म के बारे में पता चल रहा था, तो जो उनसे डरते थे वो धीरे धीरे डरना बंद हो गए, तो दे फील थ्रेटेंड के उनका जो व्यवसाय है वो बंद हो जाएगा। तो वो फिर लोकल मीडिया के साथ जुड़ के स्वामी विवेकानंद की बहुत बहुत क्रिटिसिज्म करी उन्होंने, कि ये ऐसे नॉन वेज खाते हैं। फिर इंसिडेंटली क्या हुआ था कि अमेरिका में ज्यादातर लोग जो उनको सपोर्ट कर रहे थे वो फीमेल्स, वुमेन। तो ये भी बोलते थे कि अरे ये तो औरतों के साथ घूम रहा है, इसके कैरेक्टर ठीक नहीं है, ये है वो है। तो ये देयर वाज वन ग्रुप which criticized him for this. There was another group, there were people from the Brahmo Samaj who also saw कि यार हमारा भी एजेंडा थोड़ा हिल डुल रहा है विवेकानंद की वजह से, तो वो भी क्रिटिसाइज कर रहे थे, मीडिया में ये सब रूमर्स फैला रहे थे। तीसरी चीज ये हुई कि there were a lot of Christian missionaries who had come down from America and they were converting a lot of Hindus. और जो नैरेटिव ये दिया गया था बाय द मिशनरीज इन अमेरिका, बिकॉज वो भी एक एनजीओ थे, उनको फंड किया जाता था, तो क्या बोल के वो फंड लेते थे कि जी नॉर्मल इंडियन हिंदू ना बिल्कुल ही इग्नोरेंट है, हिंदू रिलीजियन तो बिल्कुल ही नॉन प्रोडक्टिव है, डायरेक्शन लेस है, वो भगवान की तरफ उनको लेके जाता ही नहीं है, सो दे नीड आवर हेल्प, उनको हमारी सहायता की जरूरत है ताकि हम उनको भगवान की तरफ ले जा पाए, और इसीलिए जरूरी है कि वो अपना धर्म बदले। तो ये लॉजिक देके उनको फंड किया जाता था। बट अभी जब स्वामी विवेकानंद ने एक्चुअल हिंदुइज्म क्या है उसका प्रचार किया और ये अमेरिका में लोगों को पता चला, तो ऐसे मिशनरीज की भी फंडिंग खत्म होने लगी। तो दे ऑल्सो फेल्ट थ्रेटेन्ड एंड स्टार्टेड बैड माउथिंग स्वामी विवेकानंद. So, it was not a walk in the park for him. He had to go through a lot of struggles. He had to go through a lot of criticism. In fact, such ये है कि he became more famous in countries like America and UK before he became famous and revered in India. इंडियन लोगों ने उनको उतनी सहायता नहीं दी, उतना सपोर्ट नहीं दिया शुरू शुरू में, काफी बाद में दिया. इनफैक्ट मोस्ट ऑफ हिज फेम एंड रिगार्ड केम आफ्टर ही डाइड, व्हेन इट कम्स टू इंडिया. लेकिन he was relentless. He went quietly, steadily, without any distraction towards ensuring that people get to know the Vedanta philosophy. He's the founder of the Vedanta philosophy, which is part of his brand of Hinduism. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी थी. इट टुक मेनी इयर्स. 1893 वाज जस्ट द स्टार्ट. इनफैक्ट वो स्टार्ट अर्ली 80s में ही हो गया था. फाइनली 1893 में लोगों ने उनको जाना. ये लोगों को पता नहीं है कि वो अमेरिका में ऑलमोस्ट 5 साल रहे, फिर 3 साल के आसपास यूके में रहे. फिर उनमें ये रियलाइजेशन हुई कि मैं अकेला कितना ही कर लूंगा, और इसकी वजह से ना उनकी हेल्थ भी फेल हो रही थी, बिकॉज ही वाज एग्जॉस्टेड. देन ही रियलाइज दैट अगर इसको परमानेंटली आगे ले जाना है तो मुझे एक टीम बनानी पड़ेगी. दैट वॉज द बिगिनिंग ऑफ रामकृष्ण मिशन. उन्होंने ये रामकृष्ण मिशन फॉर्म किया. उन्होंने चारों तरफ से टीम्स बनाई. जो उनके फॉलोअर्स थे उनमें से एक लेडी थी, सिस्टर निवेदिता, who was an American woman, sorry, who was an English woman of Irish descent. She is now known as in our history as Sister Nivedita. She played a big role. A lot of people from US, UK who were following Vivekanand were very impressed उनकी टीचिंग से. उन्होंने finances दिए, support दिया, and gradually what we know today as Ramakrishna Mission, that was formed. So that was his story, and I really loved the practical approach to spirituality. इसमें कोई मम्बो जम्बो नहीं था, कोई तंत्र मंत्र नहीं था कि मंगलवार के दिन ये खाओ, शुक्रवार के दिन ये करो. ही वॉज वेरी फोकस्ड कि भाई मेरे देश के लोगों को रोटी चाहिए, मेरे देश के लोगों को डायरेक्शन चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है. किस हाथ से आप प्रसाद उठा रहे हो वो ज्यादा जरूरी नहीं है. तो आई थिंक आई काइंड ऑफ रियली लव्ड इट, दैट काइंड ऑफ प्रैक्टिकल अप्रोच. और मेरी जो सबसे बड़ी लर्निंग्स हुई इस बुक को पढ़ के, उसके बारे में बताना चाहूंगा. एक तो ये कि आपके गुरु चाहे जो भी हो, आप उनसे सीखिए, लेकिन उससे सीमित मत होइए. दैट वाज वन. सेकंड, आप सवाल कीजिए. ठीक है, आप अगर आपके गुरु आपके सवाल करने से गुस्सा हो जाते हैं या आपको दबा देते हैं, तो वो आपके लिए गुरु ठीक नहीं है. सो यू शुड हैव अ मेंटोर who's okay with you questioning whatever they teach you, whatever their views are. Okay. The other learning is, देखिए मैं एक entrepreneur हूँ, पिछले 9 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, और ये जो जर्नी है ना, ये काफी लंबी है, अलग है, कभी कभी अकेली भी हो जाती है. तो कभी कभी लगता है यार ये कब
कब मुझे वो गोल्स मिलेंगे जो मुझे चाहिए. तो one big learning that I had from this book is big change only happens when you build teams. तो टीम के बगैर बड़े गोल्स रियलाइज नहीं हो सकते. तो आपको टीम बनानी पड़ेगी. आप में वो स्किल होनी चाहिए कि लोग आपसे इंस्पायर्ड हों और आपसे जुड़ना चाहें. दैट वाज अ बिग बिग लर्निंग. एंड व्हाट इज द टूल टू बिल्ड अ टीम? द बिगेस्ट टूल, सबसे बड़ा जो अस्त्र है आपको एक अच्छी टीम बनाने के लिए, वो है आपके शब्द, योर कम्युनिकेशन. व्हाट डू यू से, हाउ डू यू कंडक्ट योर सेल्फ, व्हाट आर योर लर्निंग्स एंड व्यूज. ये सबसे बड़ा टूल है, विच इज व्हाट all great leaders have used. Be it in business, be it in politics. You can only inspire people through your speech and your expression. So that was a big big learning. Last couple of learnings: no matter who you are, no matter what you're doing, चाहे आपके गोल जितने भी प्योर हो, आपको गालियां देने के लिए लोग मिलेंगे. चाहे आपके इंटेंशन जितने भी अच्छे हो, आपको क्रिटिसाइज किया जाएगा. क्योंकि इसलिए नहीं कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप कुछ करने जाएंगे, कहीं ना कहीं कुछ लोग उससे थ्रेटेंड फील करेंगे. ओके, एंड दे विल रेस्पॉन्ड एंड रिएक्ट. तो बी रेडी to be criticized. No matter how good a person you are, how pure your goal is, criticism will be part of your life. And maybe even when you are not there, people will criticize you. Okay, so make peace with that. And finally, अगर आपका गोल बहुत बड़ा है, आपकी मुश्किलें भी बहुत बड़ी होंगी. So larger the good that you want to do, larger the bad that you'll have to encounter. Okay, and he encountered. He had his weak moments where he was stressed out, where he was almost at the brink of giving up. उनके हेल्थ पे तो बहुत जबरदस्त असर पड़ा, क्योंकि वो रिलेंटलेसली लेक्चर करते थे, और आपको पता ही होगा काफी कम उम्र में उनकी डेथ हो गई. He was not even 40 when he passed away. So there was an impact. So those were the key learnings. एक और point बताऊंगा on practical approach to spirituality, which is also another example which was great. अब रामकृष्ण परमहंस जी की डेथ हुई थी बिकॉज ही हैड थ्रोट कैंसर में थ्रोट में कैंसर हो गया था. अब रूमर है, मैं खुद बंगाली हूँ और मैंने भी सुना है कि अरे उनको कैंसर क्यों हो गया, कि उन्होंने किसी और का कैंसर अपने गले में ले लिया. अब इस किताब में विवेकानंद कहते हैं कि ये सब कुछ नहीं है. आपको ये समझना है, जो ह्यूमन बॉडी है, चाहे वो जिसकी भी ह्यूमन बॉडी हो, उसमें डिजीजेस आएंगी, उसमें डिजीज का रिस्क है. तो इसको कोई इम्प्रैक्टिकल कहानी मत दीजिए. रामकृष्ण परमहंस भी एक फिजिकल फॉर्म में आए थे, एंड दैट्स व्हाई हिज बॉडी वाज ससेप्टेबल टू डिजीजेस, एंड ही फाइनली हिज बॉडी succumbed to that disease of throat cancer. So that was also another extremely practical approach to spirituality, and not trying to create some stories and mystery and mystical stuff around great people. तो मेरा तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस किताब को पढ़ के. While I have given you a summary, बट ये कुछ 400 पन्ने की किताब है, इसमें काफी कुछ है जो वैल्यू एडिशन होगा. सो इफ यू वांट टू रीड द बुक, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड इट. मैं एक Amazon का लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा. आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल टू यू. आई विल कम बैक अगेन सून विद अ न्यू वन. थैंक यू. बाय बाय.